हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में पहले हम स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पोषण और विटामिन सी, इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा सामुदायिक स्वास्थ्य का अनिवार्य साधन है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और लोगों की स्वास्थ्य आदतों के बीच जो है खाई को पाटना है। आगे देखते हैं, समुदाय में स्कूल और कार्य करने के स्थलों पर स्वास्थ्य विज्ञान की बातों को बढ़ावा देकर तथा अपनाकर हम अनेक संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1985 लेकर 1995 और 2000 में घोषित 2002 में इस नीति का जो है पुनः निर्धारण किया गया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 की जो है घोषणा कर दी गई या की गई। ठीक है, आगे देखते हैं अब स्वास्थ्य के लाभ क्या है। तो हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आगे है मांसपेशियों की कार्य शक्ति और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। और आगे है अगला पॉइंट, हृदय रोग तथा मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर स्वस्थ रहने के तरीके कौन से हैं। तो इसमें देखते हैं, तो संतुलित आहार लेना चाहिए, शरीर के अंगों की साफ सफाई रखनी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं अब स्वच्छता क्या है। स्वच्छता के बारे में देखते हैं, तो स्वास्थ्य उचित स्वच्छता से जुड़ा हुआ भाग है। आप मान लीजिए स्वास्थ्य जो है उचित स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक भाग है, जिसमें स्वस्थ जीवन के सभी घटकों को समाहित किया गया है। रोगों से मुक्त रहने तथा इस स्थिति को बनाए रखने की आदत ही स्वच्छता कहलाती है। आगे देखते हैं, इसमें स्वच्छता के मुख्य दो पक्ष हैं। पहला तो है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा है हमारा वातावरणीय स्वच्छता। आगे देखते हैं दोस्तों, अब पहला है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, तो स्वस्थ रहने तथा रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वयं की देखरेख को ही जो है व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। जैसे देखते हैं, नियमित शौच, भोजन से पहले हाथों को धोना, शरीर के अंगों की साफ सफाई रखना। कौन कौन से अंग हैं, जैसे त्वचा हो गई, हमारे बाल हो गए, दांत हो गए, आँख, कान और नाखून, इन सभी की सफाई आदि। ठीक है, और जो वातावरणीय स्वच्छता है ये देखते हैं, तो वातावरणीय स्वच्छता स्वास्थ्य विज्ञान की बातों का पालन करना, समुदाय तथा समाज को स्वस्थ रखना वातावरणीय स्वच्छता कहलाता है या वातावरणीय स्वच्छता है। जैसे देखते हैं, तो नालियों में पानी जमा ना होना, घरेलू स्वच्छता, घर के आसपास सफाई आदि, ये सभी वातावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, तो मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण जो है पहलू उसका पोषण होता है। तो देखते हैं पहले पोषण क्या है। ठीक है, पोषण देखते हैं क्या है। तो पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है हमारा। और पोषक तत्व हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो पोषक तत्व हमें दोस्तों ये भोजन से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अब देखते हैं पोषक तत्वों को जो है 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो पहले देखते हैं पोषक तत्व जो है दो भाग पहले इसके करते हैं। उसके बाद इन 2 भागों में उन 7 भागों को कौन कौन से रखा गया है। ठीक है, इस पोषक तत्वों को तो 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो पोषक तत्व है इसे 2 भाग में कर दिया गया है। पहला तो है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में देखते हैं इन 7 में से
किनको रखा गया है और अकार्बनिक में जो है सातों में से किनको रखा गया है। तो देखते हैं, तो पोषक तत्व में कार्बनिक पदार्थ में तो इसमें कार्बन होता है दोस्तों, और अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं कार्बनिक पदार्थ में पहला तो है इसमें जो रखा गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गई हमारे, और विटामिन। ये चार जो है ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, और जो तीन है हमारे ये अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो है हमारा जल, छठा है रेशा, और सातवां है खनिज लवण। तो कुल मिलाकर ये 7 पोषक तत्व भाग हुए, 7 पोषक तत्वों के ये भाग हो गए। अब देखते हैं इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। वह कार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं, वह कार्बनिक पदार्थ जो जल में दोस्तों घुल जाते हैं, उन्हें जो है कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या कहलाते हैं, वह हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। भूख लगी हो दोस्तों तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत का सेवन करते हैं तो हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया हमारा, मक्का, केला, फल, आलू आदि, ये सभी जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। आगे है शर्करा, अणुओं की संख्या के आधार पर। शर्करा अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ये मोनोसैकेराइड, और दूसरा है इसमें डाइसैकेराइड, और तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड। तो देखते हैं पहले इसमें इन तीनों भागों को। आगे देखते हैं दोस्तों अब मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो है हमारा ये एकल शर्करा होती है, एकल शर्करा होती है। इसमें देखते हैं शर्करा के सरलतम रंगहीन व गंधहीन एकल कण स्वाद में जो है मीठे होते हैं। ये शर्करा के सरलतम रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं दोस्तों, इसमें गंध नहीं पाया जाता, और ये एकल कण होते हैं और स्वाद में जो है मीठे होते हैं। इसमें देखते हैं तो जो ग्लूकोज होता है इसमें, तो ग्लूकोज जो है सभी सैकेराइड अंत में जो है ग्लूकोज में ही बदल जाते हैं, यानी कि जितने सैकेराइड होते हैं वो ग्लूकोज में अंत में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा इसमें है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है फलों की शर्करा सबसे ज़्यादा मीठी होती है। फ्रक्टोज जो है ये फलों में पाई जाती है ये शर्करा, और ये शर्करा सबसे ज़्यादा मीठी होती है। तीसरा है हमारा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है ये जंतु शर्करा होती है। अब देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड देखते हैं तो ये 2 कण शर्करा होती है, 2 कणों की शर्करा होती है ये। इसमें देखते हैं यह 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। यह डाइसैकेराइड जो है यह 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। तो देखते हैं पहला इसमें माल्टोज जो है, माल्टोज के अंतर्गत देखते हैं तो अंकुरित अनाज की जो शर्करा होती है, तो अंकुरित अनाज की शर्करा यानी कि ग्लूकोज, और जो इसमें जो मोनोसैकेराइड जो ग्लूकोज होता है वो दोनों ग्लूकोज मिलकर के दोस्तों मोनोसैकेराइड बनता है हमारा। और माल्टोज यानी कि अंकुरित अनाज की शर्करा हो गई, और जो इसकी शर्करा माल्टोज की शर्करा होती है, दोनों मिलकर के माल्टोज का निर्माण हुआ। यानी कि दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज में देखते हैं गन्ने की शर्करा हो गई, यानी कि ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज बनता है इसमें गन्ने की शर्करा के ग्लूकोज हुआ और फ्रक्टोज प्लस इसमें मिला दोस्तों, तो ये दोनों मिल करके सुक्रोज का निर्माण हुआ। तीसरा है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज में देखते हैं तो दूध की शर्करा हो गई, यानी कि ग्लूकोज, और ग्लैक्टोज मिल करके, इन दोनों से मिल करके जो है लैक्टोज बना। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है दोस्तों, तो ये जटिल शर्करा हमारी होती है। ये जटिल शर्करा होती है तो शर्करा कड़ी के रूप में होती है। ये शर्करा जो है पॉलीसैकेराइड जो है हमारी, ये कड़ी के रूप में शर्करा होती है, और यह अघुलनशील होती है। जैसे देखते हैं इसमें स्टार्च व मंड। स्टार्च व मंड देखते हैं, स्टार्च कामा मंड हमने लिखा है यहाँ पर। तो सब्जी तथा अनाज में ये पाए जाते हैं। स्टार्च मंड जो है हमारे ये सब्जी तथा अनाज में पाए जाते हैं। और सेलुलोज जो है हमारा दोस्तों ये हरे पौधे और शैवाल की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, सेलुलोज हमारे।
और काइटिन जो है दोस्तों ये कवक की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोजन जो है हमारा ये अतिरिक्त ग्लूकोज जो यकृत और मांसपेशियों के पास संग्रह किया हो या किया जाता हो वो है ग्लाइकोजन। आगे है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? तो शर्करा हो जाता है, मधुमेह, चीनिया, डायबिटीज, शुगर, ग्लूकोज, चीनी। ग्लूकोज और चीनी जो है दोस्तों ये रक्त शर्करा है हमारी, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक शर्करा का सेवन करने पर जो ज्यादा वाला पार्ट होता है हमारा शर्करा को, जो ज्यादा वाला पार्ट होता है शर्करा को यकृत स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जो है दोस्तों उसको नाम दिया गया है स्टोर, यकृत हमारा जो ज्यादा शर्करा होती है उसे स्टोर कर लेता है और उसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन नाम दिया गया है। और भूखे रहने पर हमें ग्लाइकोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोजन से हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो जो हमारा यकृत होता है दोस्तों, जो शर्करा को यकृत हमारा स्टोर करके रखा होता है, जब हमें भूख लगती है तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो यकृत जो है हमारे शर्करा स्टोर करके रखा गया है वही ग्लाइकोजन कहलाता है। ग्लाइकोजन से ही तब हमें भूख जब लगती है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब इंसुलिन का स्राव जो है अग्न्याशय से होता है। तो इंसुलिन ज्यादा होने के कारण जो बीमारी हो जाती है वो होती है दोस्तों शर्करा, मधुमेह, चीनिया, डायबिटीज, शुगर, ठीक है। इतनी बीमारियां होती हैं इंसुलिन के ज्यादा होने के कारण। अब इंसुलिन के कम होने के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं देखते हैं। तो यहाँ पर है ये, तो चक्कर आना हो गया, कमजोरी के कारण हांफने लगते हैं लोग। कमजोरी जब होती है दोस्तों चलते फिरते हांफने लगते हैं यानी कि थक जाते हैं लोग, तो यही कारण होता है इंसुलिन के कम होने के कारण। आगे देखते हैं अब मधुमक्खी के फलों से, जो मधुमक्खी जो जिन फलों से जो है रस लेकर आती हैं उन फलों में जो है दोस्तों फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है हमारी। और आगे है रक्त का ईंधन। रक्त का ईंधन या फिर रक्त शर्करा आप कह सकते हैं, इनमें जो है ग्लूकोज मिलता है। आगे है प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक शर्करा कौन सी है। तो प्रकृति में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों शर्करा उसका नाम है सेलुलोज, सेलुलोज शर्करा। आगे है ग्लूकोज, जिसका हम उपभोग करते हैं उसका नाम है ग्लूकोज डी, ठीक है। उसके आगे है कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा जो है वो है हमारा सैकेरिन, सैकेरिन शर्करा है। अब देखते हैं इसमें वसा यानी कि फैट के बारे में देखते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये जल में घुलते नहीं है। ये वसा जो होता है दोस्तों ये जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता। जैसे देखते हैं इसके स्रोत, घी हो गया हमारा, मक्खन हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया आदि, ये सभी जो है जल में अघुलनशील होते हैं दोस्तों, जल में नहीं घुलते। अब देखते हैं जो घुलनशील हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं जो जल में घुल जाते हैं। बेंजीन हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया आदि, ठीक है। और इसके कार्य देखते हैं कि फैट का कार्य क्या होता है। तो ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य होता है, शरीर तथा शरीर के ताप को नियंत्रण में रखना, शरीर के ताप को नियंत्रण में रखना इसका, ये सभी जो है कार्य है इसके। संग्रह कहाँ पर होता है वसा का, तो यकृत में। वसा का जो संग्रह होता है दोस्तों वो यकृत में इसका संग्रह होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो एक ग्राम में जो है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है यानी कि मिलती है। आगे है 1 ग्राम वसा में देखते हैं, यहाँ पर देखा हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिली। तो यहाँ पर देखते हैं 1 ग्राम वसा में कितना मिलती है, तो इस 1 ग्राम वसा में हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं यहाँ पर अब 1 ग्लिसरॉल 3 वसीय अम्ल के ईस्टर बंध मिल करके एक वसा के अणु का निर्माण करते हैं, एक वसा के अणु का निर्माण होता है। आगे देखते हैं अब यहाँ पर वसा के प्रकार। तो वसा के जो प्रकार है दोस्तों इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा संतृप्त वसा जिसे जंतु वसा भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा असंतृप्त वसा जिसे पादप वसा भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं हम संतृप्त वसा क्या है।
तो इसमें लेते हैं तो संतृप्त वसा हमारा जो है ये जानवरों से प्राप्त होता है हमें। जैसे देखते हैं इसके स्रोत जो है कौन कौन से जो है जानवरों से हमें जो ये वसा प्राप्त होती है, तो देखते हैं घी हो गया हमारा, पनीर हो गया, दूध, दही, मछली का तेल आदि जो है दोस्तों ये जंतु से हमें प्राप्त होती है ये वसा। आगे है ऐसी वसाएं जो 16 सेल्सियस यानी कि ठोस अवस्था में हो जाती हैं, 16 सेल्सियस पर वो ठोस अवस्था में बदल जाती हैं, वो हमारे संतृप्त वसा या फिर जंतु वसा कहलाती हैं। दूसरा है इसमें असंतृप्त वसा। वह वसाएं जो 16 सेल्सियस पर तरल अवस्था में होती हैं, असंतृप्त वसा या फिर पादप वसा कहलाती हैं। जैसे देखते हैं और आगे है इसमें ये हमें यहाँ पर तो संतृप्त वसा में था जानवरों से प्राप्त होती थी वसा, और जो असंतृप्त वसा है हमारी ये हमें पौधों के द्वारा जो है प्राप्त होती है वसा, पौधों से प्राप्त वसा जो है होती है ये। आगे है वनस्पति। जैसे इसमें स्रोत देखते हैं तो वनस्पति हो गई हमारी वनस्पति घी, नारियल का तेल आदि, ये सभी जो है हमें असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। असंतृप्त वसा को दोस्तों पादप वसा कहते हैं, इसको आगे मैंने बताया ही। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब मछली का तेल। मछली का तेल जो है वो जंतु वसा है लेकिन असंतृप्त है, जो जम जाता है मछली का तेल, इसीलिए दोस्तों ये असंतृप्त के अंतर्गत आ गया। नारियल का तेल जो है पादप वसा है लेकिन ये संतृप्त के अंतर्गत आता है, क्योंकि नारियल का तेल जो है ये तरल पदार्थ के रूप में भी होता है, इसलिए संतृप्त के अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं तरल वसा में। तरल वसा में जो है 2 वसीय अम्ल पाए जाते हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन से जब अपक्रिया करने पर जो 2 वसीय अम्ल पाए जाते हैं, अगर उन्हें हाइड्रोजन से अपक्रिया करने पर जो है अपक्रिया की जाए दोस्तों तो वो ठोस हो जाते हैं। आगे है ठोस वसा में देखते हैं तो इसमें 3 वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति घी 3 वसीय अम्ल और वनस्पति घी। अगर जो है दोस्तों 2 वसीय अम्ल प्लस हाइड्रोजन से अगर अपक्रिया कराते हैं हम तो उससे जो है दोस्तों डालडा का निर्माण होता है, हमारे जो है डालडा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं तो रासायनिक संयोजन वसा के प्रकार। रासायनिक संयोजन के आधार पर वसा के प्रकार देखते हैं तो इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सरल वसा, दूसरा है संयुक्त वसा और तीसरा है व्युत्पन्न वसा। ठीक है, तो पहले देखते हैं सरल वसा। सरल वसा में दोस्तों जो है एकल अणु वसा होती है। इसमें जो है 2 है, एक है जंतु वसा, दूसरा है पादप वसा, जो कि हमने आगे पढ़ा। ठीक है, संयुक्त वसा में देखते हैं तो वसा के साथ कोई तत्व भी होता है। संयुक्त वसा में वसा के साथ कोई तत्व भी जुड़े होते हैं। इसमें देखते हैं तो लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन बराबर लिपिड यानी कि तरल वसा प्लस प्रोटीन होता है, तो ये बना हमारा लाइपोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बराबर फास्फोरस प्लस लिपिड से मिलकर बना हमारा फास्फोलिपिड। अब देखते हैं व्युत्पन्न वसा। इसमें देखते हैं तो विशेष प्रकार से उत्पन्न वसा व्युत्पन्न वसा कहलाती है हमारी। तो इसमें देखते हैं लाइनोसिक अम्ल, लाइनोसिक अम्ल या फिर लाइनोलिपिक कहते हैं। यह स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ग होता है। यह स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ग होता है। पथरी का निर्माण देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। तो जो पथरी का निर्माण होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे लवण के कारण जो है पथरी का निर्माण होता है। अब देखते हैं जो विशेष प्रकार से व्युत्पन्न वसा है, जो इन्हें जो है 3 तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं। ये जो है 3 तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला है ये जो है थ्रोम्बोक्सिन में देखते हैं तो ये प्लेटलेट्स में निर्माण होकर स्राव करते हैं, और उसके आगे है रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन जो है ये कार्य होता है इसका। दूसरा है ल्यूकोट्रीन्स में देखते हैं तो ये श्वेत रक्त कणिका में निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिका में निर्माण होता है और श्वसन में यानी कि वायु नली में सहायक होते हैं। तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स
के बारे में देखते हैं तो ये पुरुषों में शुक्राणु यानी कि नपुंसकता को दर्शाते हैं या नपुंसक, तथा मादा में रज का निर्माण, बाज का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं बीमारी। तो वसा के कम सेवन से जो बीमारी होती है दोस्तों वो त्वचा रूखी, चमकहीन, ऊर्जाहीन, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, ये सभी कारण हैं। आगे है जंतु वसा के अधिक सेवन से स्थैकोक्लोसिस नामक रोग हो जाता है जो कि धमनी को ब्लॉक कर देता है। इससे हृदयघात की समस्या जो है दोस्तों होती है, हृदयघात की समस्या हो जाती है। दोस्तों अब प्रोटीन के बारे में तो इसमें देखते हैं तो शरीर के आवरण का निर्माण करता है जो है प्रोटीन का काम जो है शरीर के आवरण का निर्माण करता है। और इसमें जो है मिले हुए जो तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो इसमें मिले हुए तत्व हैं ये, और जो नाइट्रोजन है दोस्तों इसमें का जो है ये मुख्य तत्व है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है तो वो 16% होता है। आगे देखते हैं इसमें जीवित व्यक्ति का 14% भाग, मृत व्यक्ति का 50% भाग प्रोटीन का जो है बना होता है। आगे है प्रोटीन के खोजकर्ता जो है वो है जे वर्जिलियस एवं मोल्डर जी हैं। आगे है इसमें प्रोटीन बने होते हैं किसके, तो प्रोटीन जो बने होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और इनमें देखते हैं कुल अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 से 22 होती है। कुल अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 से 22 होती है। अब देखते हैं अमीनो अम्ल। तो जो अमीनो अम्ल जो 10 होते हैं वो शरीर में निर्माण हो जाना। इसमें अमीनो अम्ल में जो 10 होते हैं दोस्तों वो पहला तो है इसमें शरीर में निर्माण हो जाना, इसमें जो है अनावश्यक अमीनो एसिड होता है। और जो दूसरा होता है 10 वो भोजन से लेना यानी कि भोजन से हमें प्राप्त होता है, ये आवश्यक अमीनो एसिड होता है यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। आगे देखते हैं इसमें अब प्रोटीन निर्माण। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रोटीन निर्माण होता है हमारा ये जो है 50% भाग जो है 50% भाग का अमीनो अम्ल है, 30% जो भाग है अमीनो अम्ल यहाँ पर। तो जब ये मिलते हैं तो 30 जो है अमीनो अम्ल यहाँ पर हुआ और 50 जो है अमीनो अम्ल ये वाला हुआ। तो जब मिलेंगे तो इसके मिलने के जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा पेप्टाइड बंध बना मिले जब ये पेप्टाइड बंध बना हमारा। और यहीं से जो है दोस्तों यहीं से प्रोटीन का जो है निर्माण हुआ, यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। तब आगे देखते हैं अब सोयाबीन उच्च प्रोटीन युक्त गैर पशु आहार है। सोयाबीन उच्च प्रोटीन युक्त गैर पशु आहार है। आगे है मशरूम यानी कि कवक का उच्च प्रोटीन पाया जाता है। कवक में जो है मशरूम को दोस्तों कवक कहते हैं, तो कवक में उच्च प्रोटीन पाया जाता है। इसके स्रोत देखते हैं तो दालें हो गई, मछली हो गई, अंडा हो गया हमारा, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम आदि ये सभी इसके स्रोत हैं। अब देखते हैं प्रोटीन के 3 प्रकार। प्रोटीन जो है दोस्तों प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल प्रोटीन और दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो पहले देखते हैं सरल प्रोटीन के बारे में। तो यह दोस्तों एकल प्रोटीन होता है, जैसे इसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है या केसिन प्रोटीन होता है। और संयुक्त प्रोटीन में प्रोटीन किसी अन्य के साथ संयोजन करती है। यहाँ पर देखते हैं इसका, तो यह है पहला ग्लाइकोप्रोटीन जो है, तो यहाँ पर जो बना है ये दोस्तों यहाँ पर लिखा प्रोटीन किसी अन्य के साथ संयोजन करती है, तो 2 संयोजन से मिलकर बना है ग्लाइकोप्रोटीन। देखते हैं तो पहला इसमें है ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना हमारा। और दूसरा है लाइसोप्रोटीन, तो लाइसोप्रोटीन जो है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना लाइसोप्रोटीन। आगे है फास्फोप्रोटीन जो है ये फास्फोरस प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हमारा फास्फोप्रोटीन। तो ये हुआ हमारा संयुक्त प्रोटीन। अब देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। तो जल अपघटन से जो है यहाँ पर किसी तत्व का अपघटन कराने से बनी प्रोटीन हमारी जो है व्युत्पन्न प्रोटीन होती है।
कुछ प्रमुख प्रोटीन देखते हैं। तो जो केसिन प्रोटीन है दोस्तों, ये है हमारी दूध में पाया जाने वाला या दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है या दूध का रंग सफेद होना। और दूसरा है इसमें ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन हमारे अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ग्लूटीन जो है ये गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लूटीन जो है ये गेहूं में ये प्रोटीन पाई जाती है। और आगे है जेन या जीन प्रोटीन, ये मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन है, मक्के में पाई जाती है। आगे देखते हैं रक्त से संबंधित जितने भी प्रोटीन है इसमें देखते हैं। तो इसमें है पहला ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये खून में पाई जाने वाली प्रोटीन है, यानी कि आरबीसी में, ठीक है। और हिपैरिन जो है ये खून को जमने से रोकता है। हिपैरिन प्रोटीन जो है हमारे ये खून को थक्का बनने से रोकता है। थक्का नहीं दोस्तों, जमने से, एक ही बात है। आगे देखते हैं हिस्टोन। हिस्टोन जो है, हिस्टोन प्रोटीन जो है कोशिका विभाजन में मदद करती है और केंद्रक का निर्माण, यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। आगे है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है। ये हिपैरिन जो है दोस्तों खून को जमने से रोकती है, और फाइब्रिनोजन जो है हमारी ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। आगे देखते हैं मेलानिन। मेलानिन जो प्रोटीन है ये त्वचा को रंगने का कार्य करता है। और आगे है ग्लूटेलियंस। ग्लूटेलियंस जो है ये अनाज में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये अनाज में पाई जाती है। आगे है प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स प्रोटीन जो है ये दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और आगे है लियासिस। लियासिस प्रोटीन जो है ये चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। आगे देखते हैं अब रोग। ये रोग जो है बच्चों में पाया जाता है दोस्तों। तो ये रोग जो है ये मैरेस्मस रोग है, जो ये मरे हुए बच्चे, यानी कि बहुत ही कमजोर बच्चे, मरे हुए बच्चे जैसे बहुत ही कमजोर बच्चे, पेट आगे की ओर निकला हुआ, ये सब रोग जो है दोस्तों बच्चों में पाए जाते हैं। तो इसे मैरेस्मस कहते हैं। आगे है क्वेसिआरकोर। क्वेसिआरकोर रोग जो है ये शरीर की अभिवृद्धि एवं विकास ना हो पाना, शरीर की जो है अभिवृद्धि ना हो पाना दोस्तों और विकास ना हो पाना, ये रोग है, इसके अंतर्गत होता है इस रोग के। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कंप्लीट हो पाया है। कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हमारा जो बचा है ये है विटामिन बचा है, ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे जो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हमने बताया था। तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जल, उसके बाद रेशा, उसके बाद खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, और उसके बाद है एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता के बारे में पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।